मैं प्रिया राठौर आपके लिए आ गई हूं, जो अपना नीट का बैच तो लॉन्च हो गया है और नीट की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन नीट का सिलेबस क्या है, नीट में कौन कौन सी बुक्स पढ़े, पढ़ाई कैसे करनी है पूरे साल, जो नीट ड्रॉपर वाले हैं या जो 11th के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका क्या कैसे सिस्टम रहना चाहिए, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेकर आ गए हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि नीट का बैच अपन ने लॉन्च कर दिया है। एक नीट ड्रॉपर बैच है अपने पास, जो 12th के बाद एक साल ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो वाला बैच भी है अपने पास। उसके अलावा वो बच्चे जो 11th पढ़ रहे हैं, 11th की पढ़ाई भी करना चाहते हैं, साथ में नीट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, सबसे बेस्ट भी है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे फायदेमंद भी है, मतलब फीस वाइज भी फायदेमंद है, उसके अलावा आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नीट करनी है तो फिर देर नहीं करनी है, आपको 11th के साथ ही जितनी भी हो पाए नीट की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो नीट प्लस 11th का बैच भी है अपने पास, जहां पे अपन नीट की प्रिपरेशन भी करवाएंगे प्लस 11th क्लास की तैयारी भी करवाएंगे। तो ये दोनों बैच अपने पास है। तो मेन अपना जो आज का पॉइंट है वो ये है कि सिलेबस क्या है। ज्यादातर जहां पे भी आप देखते हैं तो जनरली आपको हिंदी मीडियम का सिलेबस जो है थोड़ा सा कम मिलता है। सवाल हमारे पास यही आ जाता है कि मैम हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो नीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा भी सवाल आता है। तो बिल्कुल जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो नीट दे सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, स्टूडेंट, नीट दे सकते हैं। पहला तो भाई यही सवाल मेरे पास बहुत आता है, तो ये ध्यान रखें। तो आज अपन बात करने वाले हैं, पूरा अपन सिलेबस जो है वो हिंदी में ही करेंगे ताकि आपको जानकारी मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी यूनिट है, क्योंकि नीट के सिलेबस में 11th 12th ऐसे नहीं लिखा हुआ है, जो सिलेबस है वो पूरा एक साथ दिया हुआ है। तो अपन ये भी देखते चलेंगे कि कौन सा 11th का पोर्शन है, कौन सा 12th का पोर्शन है। तो जो 11th के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर पाए, और जो 12th के साथ कर रहे हैं वो भी कर पाए, और ड्रॉपर्स वाले भी अगर बुक के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कर पाए। तो सबसे पहले अपनी जो यूनिट है वो है जीव विविधता, या जैव विविधता भी लिखा हुआ है इसमें कहीं कहीं पे, लिविंग थिंग है मेनली। तो लिविंग थिंग में जो पहला ही टॉपिक अपना है ये वाला जीव क्या है, ये आपको न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, यानी कि जो रिड्यूस सिलेबस हो गया था उस नए वाले सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है तो वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद के सारे जितने भी टॉपिक है ये आपको 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी बहुत सारी, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में जो कुंजी है, हर्बेरियम है, संग्रहालय है, वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो 11th क्लास का ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी से ये वाला पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़नी है। ये ओल्ड वाली है, बाकी सारी न्यू वाली है। तो ये भी डाउट रहता है कि मैम एनसीईआरटी कौन सी खरीदे, न्यू वाली खरीदे कि ओल्ड वाली खरीदे। तो आप फायदे में, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फायदे में तब रहेंगे जब आप ओल्ड वाली खरीदेंगे, क्योंकि ओल्ड वाली से ये वाला टॉपिक है और बाकी पूरा टॉपिक जो है वो यहां से यहां तक वाला ये न्यू वाली में। तो ओल्ड वाली में तो न्यू वाला पोर्शन आ जाएगा, न्यू वाली में ओल्ड वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद 5 जगत अवधारणा, जो कि अपना चैप्टर नंबर 2 है, वो आपको यहां से 11th क्लास का, अभी 11th क्लास का ही है। देखो नीट के सिलेबस की सबसे अच्छी खास बात ये है, दे रखी है कि इसमें पहले सारे टॉपिक 11th के हैं फिर 12th के हैं, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, 5 जगत अवधारणा पूरी अपन को पढ़नी है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, लवक, लाइकेन, वायरस और प्रियोन भी हमको यहाँ पे ऐड करना है, चाहे आपको दिया हो नहीं दिया हो, प्रियोन आपको ऐड करना है। ये चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें कि पौधों में समूह वाला जो चैप्टर है, ये 11th का चैप्टर नंबर 3 है। 11th का चैप्टर नंबर 3 है, जहां पे आपको सारे पौधों के बारे में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, इन सब के बारे में पढ़ना है। और साथ में ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी विशेषताएं ध्यान रखनी है, 5 मुख्य लक्षण जो ध्यान रखने हैं, और प्रत्येक श्रेणी में कम से कम 2 उदाहरण हमको डिस्कस करने हैं, है ना। ज्यादा डिटेल नहीं करनी है। जैसे मान लो कोई ऐसी बुक है जिसमें इन सब के किसी किसी प्लांट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन हमको नहीं करना है। ठीक है, हमें पर्टिकुलर एग्जांपल याद रखने हैं और विशेषताएं, किसी पर्टिकुलरली प्लांट या ऑर्गेनिज्म का ऐसे लाइफ साइकिल करने नहीं बैठ जाना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेनली बच्चों सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि जब हम नीट की प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो हमारे पास इतनी सारी बुक्स होती है, इतना सारा कंटेंट होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें फोकस किस पे करना है, कौन सा हमारा सिलेबस है, कौन सा हमारा सिलेबस नहीं है।
तो ये सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो जो भी कुछ नया दिखता है उनको लगता है नीट में आ सकता है, वो पढ़ लेते हैं। ये नहीं करना है, ज्यादा हमें दिमाग पे वही हमारा दिमाग लगाना है, वही हमें अपना दिमाग खर्च करना है जो हमारे काम का है, जो हमारे आने लायक है, ठीक है। और वो हमें यहाँ सिलेबस से पता चलेगा। फिर हमें जंतुओं के बारे में यानी कि जानवरों के बारे में जो विशेषता है, ये अपना चैप्टर नंबर 4 है, और यहाँ पे भी हमको कम से कम 2 उदाहरण के साथ विशेषताएं जो है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कॉर्डेटा क्लास तक ही सिर्फ करना है। कुछ बुक्स ऐसी है, मेमेलिया शुरू किया, मेमेलिया के अंदर भी जितने भी जो गण थे, ऑर्डर थे, उनको भी पढ़ाए जा रही है। नहीं, ये नहीं करना है, सिर्फ क्लास तक ही आपको करना है, यानी कि लास्ट मेमेलिया, मेमेलिया के बाद उसके ऑर्डर और कुल इन सब की आपको जानकारी नहीं लेनी है, क्योंकि कई बुक्स में इसकी भी डिटेल कर रखी है। तो इन चीजों से बचना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर करना नहीं है, सबसे ज्यादा ये जो भ्रांतियां फैली हुई है ना नीट के सिलेबस के लिए, उससे बच के रहना है। वो अगर आप बच गए तो आपका वैसे ही 50% काम कम हो जाता है, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं अपन जंतु और जो पौधे हैं उनके संरचनात्मक संगठन की अगर अपन बात करें, तो जंतु और पौधे के जो संरचनात्मक संगठन है, उसमें यहाँ पे ये वाला जो आपका आकारिकी रूपांतरण, ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर आपका आ जाएगा 5, 11th क्लास का है। 11th के, ये पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर बता रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पुरानी एनसीईआरटी के हैं इसमें, तो वहीं से देखेंगे तो सही रहेगा। और फिर ये जो है पुरानी एनसीईआरटी में ही से पढ़ना है अपन को प्रैक्टिकल सिलेबस, यानी कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं। अब प्रैक्टिकल करना नहीं है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा आपको नया है, न्यू है, मतलब ना तो ये पुरानी एनसीईआरटी में मिलने वाला है, ना ये नई एनसीईआरटी में मिलना है। आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अलग से पढ़ना है। मतलब ऐसा कह सकती हूं कि एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा सिलेबस है, ना ये 11th में है ना ये 12th में। 11th 12th से अलग जाना है आपको। उसके बाद एनिमल टिश्यू वाला जो अपना चैप्टर आ जाएगा, इसी में ये 5वां और 6ठा दोनों चैप्टर आ जाएंगे अपने 11th के। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में भी कुछ चीजें हैं जैसे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमको पढ़नी है। जैसे जो एनिमल टिश्यू, उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ पोर्शन आपको यहां से ओल्ड एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा, ओल्ड एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा। उसके बाद मेंढक आपको पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ऐसे डाल रखा है नीट ने कि यहाँ पे कीट लिख रखा था पहले, पर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मेंढक पढ़ लेना, और अभी जो बाकी कुछ अपडेट होगी तो वो अपन उस हिसाब से। अच्छा, सबसे स्पेशल बात, केवल संक्षिप्त में पढ़ना है। कुछ बुक्स ऐसी आपको मिल जाएंगी जो मेंढक का पूरा बखान किए हुए हैं, उसका पाचन तंत्र 10 पेज का दे रखा है, जनन तंत्र 3 पेज का दे रखा है। नहीं, हमको बिल्कुल ब्रीफ अकाउंट जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेंढक के बारे में उतनी बात करनी है, ठीक है। और कीट अगर आता है तो कॉकरोच के बारे में, बस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं अपन यूनिट 3 की बात करते हैं जो कोशिका से रिलेटेड है। उसके बीच में यहाँ पे आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 8 11th का, और चैप्टर नंबर 9, दोनों यहाँ पे आने वाले हैं। पहले तो ये पूरा 8 ही है, तो ये 8 ही ले लेते हैं इधर। ये पूरा चैप्टर नंबर 8 है जिसमें आपको कोशिका के बारे में, कोशिका से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। ये नई वाली पुरानी वाली दोनों में एक जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा जीवित कोशिकाओं के अंदर जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, ये 11th का है, और वैसे देखा जाए तो ये 12th केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। तो ये दोनों जगह का मिला जुला क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने भाई बायो का पेपर दे रहे हो तो बायो से रिलेटेड ही हो सकता है, उसमें थोड़े बहुत केमिस्ट्री के टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ना है जहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में बात करनी है। ये भी नई वाली पुरानी वाली में लगभग सिमिलर है, मतलब सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। तो आप पुरानी वाली से पढ़ो, नई वाली से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो सेम ही आएगा इसका। उसके बाद आपको बात करनी है यूनिट 4 की, जहां पे प्लांट फिजियोलॉजी या पादपकारी की जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 13 और 14। अब ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में 13 और 14 बोल रही हूँ, नई वाली एनसीईआरटी में तो ये 11 और 12 लिखा हुआ होगा, क्योंकि बीच के 2 चैप्टर है वो नीट से भी रिड्यूस हो गए हैं और सिलेबस से भी रिड्यूस हो गए हैं। हालांकि बिहार और छत्तीसगढ़ वाले उनको पढ़ते हैं, लेकिन नीट में उनको वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला आपका फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है जहां पे प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जितने भी बेसिक आइडिया है, इसको भी ज्यादा च्युइंगम की तरह नहीं खींचना है। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे रिलेटेड और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपन को C3 C4 साइकिल, प्रभावित करने वाले कारक, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इन सब के बारे में
बात करनी है। ये आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 14, 11th क्लास का है ये भी। ठीक है, यहाँ पे अवायवी, वायवी श्वसन, एम्फीबोलिक पाथवे, इन सब के बारे में। फिर आपका आ जाएगा सीधा चैप्टर नंबर 15, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे हॉर्मोन्स के बारे में बात करनी है, कैसे विभाजन होता है, किस तरह से सेल डिवाइड होती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कौन कौन से हार्मोन किस तरह से उसमें वृद्धि करते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगी मानव फिजियोलॉजी। यहाँ पे एनाटॉमी शुरू होने जाने वाली है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी मिक्स शुरू होगी यहाँ से। ये आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 17। अब आप बोलेंगे 16 कहां गया? 16 पाचन वाला चैप्टर था जो पुरानी एनसीईआरटी में है लेकिन नीट में नहीं है। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। पाचन, पूरा पाचन वाला जो चैप्टर है वो कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन वाला जो चैप्टर है, मानव के अंदर हम श्वसन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, कैसे श्वसन होता है, कौन कौन से विकार होते हैं मानव के अंदर। अब यहाँ पे देखो एक दो विकार के नाम दे रखे हैं, सबके नाम नहीं दे रखे, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कि जो नाम यहाँ दे रखे हैं वही पढ़ने हैं। जो भी आपके एनसीईआरटी में जितने भी विकार या डिसऑर्डर्स दे रखे हैं हमको सब पढ़ने हैं। ये भाई शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना, जो उन्होंने एनटीए ने जारी किया है वो शॉर्ट में जारी किया है। इनका कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में जितना दे रखा है वो पढ़ना है। उसके बाद है शरीर के तरल, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, जहां पे अपन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र, हार्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी डिजीज है, कुछ यहाँ पे दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है, लेकिन सारी जो न्यू वाली एनसीईआरटी, ओल्ड वाली एनसीईआरटी दोनों में है वो पूरी पढ़नी है। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है न्यू और ओल्ड वाली में। ठीक है, उसके बाद उत्तक जो उत्सर्जक उत्पाद है, ये आपका चैप्टर नंबर 19 है। ये भी नई वाली एनसीईआरटी और पुरानी वाली एनसीईआरटी में समान है, कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे। ये भी 11th का आपका चैप्टर है। इसके बाद बात करेंगे गमन और संचलन की। तो यहाँ पे हम कैसे मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, इसमें भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जैसे कि हड्डियों के बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्या किस तरह से होती है, किस तरह से जुड़ी हुई रहती है, मूवमेंट कैसे होता है, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लेना पड़ेगा, जो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको करना है। तो यहाँ पे ये वाला आपका जो है आ जाएगा, ये था अपना चैप्टर नंबर 19, ये आ जाएगा आपका 20 वाला चैप्टर, 20th। ये भी 11th का ही है, 11th ही चल रही है, सबसे ज्यादा सिलेबस ही 11th का है। ठीक है, सिलियरी वाले सारे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गाउट, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो है या कुछ कुछ चीजें आपके 12th में भी है सेम। नेक्स्ट आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 21। ठीक है, ये भी 11th का ही चैप्टर है और इसमें भी भाई आपको जो है 2-3 चीजों में यहाँ पे कमी है, जैसे आंख, कान, नाक जो है वो हमको नहीं पढ़ना है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो आंख, कान और इनकी जो संरचना है वो आपको नहीं पढ़नी है। वो नई पुरानी वाली जो लेके बैठेंगे नीट के लिए, उनको फिर डाउट होगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, डिटेल बिल्कुल नहीं पढ़नी है, सिर्फ तंत्रिका से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। फिर आपका लास्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 21। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये 11th का, लेकिन ये वैसा के वैसा कनेक्ट हो जाता है चैप्टर नंबर जो क्लास 12th है उससे भी। तो यहाँ पे भाई दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नीट का सिलेबस है, तो जो आपको 11th वाले पोर्शन में जो आप पढ़ोगे वो भी, और जो 12th वाले पोर्शन में पढ़ोगे वो भी, दोनों मिला के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रासायनिक समन्वय वाला अपना चैप्टर है, जिसको चैप्टर नंबर 22 पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। अब जो कहानी हमारी आनी है यहाँ पे, वही ये पूरा ही चैप्टर है, वो हार्मोन वाला ही चैप्टर है। हार्मोन के क्या कार्य होते हैं, हार्मोन कैसे काम करते हैं, किसकी कमी से कैसा होता है। फिर से एक बार जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ पे डिजीज जितनी लिखी हुई है, जरूरी नहीं है कि आपको वो ही पढ़नी है। जितनी भी एनसीईआरटी में डिजीज दे रखी हो, उसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, ऊपर वर्णित रोगों और विकारों को संक्षेप में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं, बस क्या बीमारी होती है, कैसे उसके लक्षण हैं, और किसकी कमी से या किसकी अधिकता से होता है, ये सारा आपको देखना है। फिर आ जाता है, यहां से शुरू हो रही है आपकी 12th। ठीक है, यहां से आपके 12th के चैप्टर शुरू होते हैं, और चैप्टर शुरू होते ही पुरानी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है ये, है ना। 1 वाला चैप्टर पूरा जो पुष्पीय पौधों में जनन वाला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से पढ़ना है। जीवों में जनन वाला चैप्टर नीट से भी हटा हुआ है, और जिनके सिलेबस रिड्यूस हुआ था उनके तो हटा हुआ ही है, तो वो नीट में नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ पे पुष्पीय पौधों में जनन वाला पूरा चैप्टर, दोहरा निषेचन, भ्रूणपोष, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, सब कुछ, असंग जनन, बहुभ्रूणता, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। ये न्यू और पुरानी दोनों में सेम है। मानव जनन वाला भी जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है ये 12th का, और ये भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना पुरानी वाली में कोई चेंज है ना नई वाली में कोई चेंज है। इसमें भी भाई थोड़ा बेसिक आइडिया ही पढ़ना है आपको, ज्यादा
पूरी हमको ऐसे नहीं पढ़ना है कि क्या होता है कैसे होता है, जो बेसिक बेसिक आइडिया है उसके बारे में लेके चलना है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 4 12th का ही, और यहाँ पे अपन जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पे एसटीडी यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ेंगे और जो एआरटी मेथड्स होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये चैप्टर नंबर 5th। ठीक है, चैप्टर नंबर 5th जो मेंडल वाला चैप्टर है, वंशागति व विविधता का आधार, उसमें आनुवंशिकता, मेंडल के नियम, जो लिंग निर्धारण है, मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। अब इसमें भी हो सकता है बहुत सारे रोग मिसिंग है, जैसे टर्नर सिंड्रोम दे रखा है, डाउन सिंड्रोम दे रखा है, और थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं दे रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है, पूरा चैप्टर, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना है, ये चैप्टर नंबर 6 है। ये नई और पुरानी दोनों में सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, चाहे आपके पास नई हो चाहे आपके पास पुरानी हो, आपको किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ोगे सेम ही लगेगा। विकास वाला चैप्टर जो है वो भी आपको पूरा पढ़ना है, चाहे आपके पास नई हो चाहे आपके पास पुरानी हो, दोनों में सेम है। ये चैप्टर नंबर 8 रहेगा अपनी क्लास 12th का। भाई अपन इसलिए इसको अलग कर रहे हैं ताकि आपको अगर जो 11th में है वो 11th के हिसाब से पढ़ ले, और 12th वाले 12th के हिसाब से पढ़ ले, और जो नीट ड्रॉपर रहेंगे वो तो पूरा ही पढ़ेंगे, उनका तो वैसे, लेकिन बुक उन्हें पता रहे कि अच्छा ये इस बुक से पढ़ना है, ये उस बुक से पढ़ना है, क्योंकि फिर आपके पास 11th 12th दोनों की बुक होगी ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये सारे रोगों के बारे में डिस्कशन है, यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कैंसर और एड्स अपना मुख्य रहेगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 11वां और 12वां। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इधर ये चैप्टर नंबर 10 है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला, यहां से। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 रहेगा, इसके बारे में आपको बात करनी है। उसके बाद आपको जैव प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग के बारे में बात करनी है, जहां पे अब देखो यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 11th से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या 12th से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दोनों का 45-50% का, या तो 45-45 रेशो रहेगा या 50-45 का रेशो रहेगा, इस तरह से रेशो होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 11th से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे या 12th से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। हाँ, टॉपिक वाइज अपन बात कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये 2 टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी वाले, इनसे काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मानव जनन वाला जो पुष्पीय पौधों में जनन वाला है, उससे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। उधर 11th की अगर अपन बात करें तो जो आकारिकी है, पुष्पीय पौधों में आकारिकी है, पुष्पीय पौधों की शारीरिकी है, प्राणी जगत वाला जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। पीछे जो एनाटॉमी है, इस साल एनाटॉमी से काफी कम क्वेश्चन आए, लेकिन ज्यादातर एनाटॉमी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उससे। अब पारिस्थितिकी पर्यावरण की अगर अपन बात करें, ये पूरा पर्यावरण बेस्ड है, इसमें आपके तीनों चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे, 13, 14 और 15। ये पूरा ये पर्यावरण वाली जो है यूनिट आ जाएगी। इसमें पुरानी एनसीईआरटी में जो 16वां चैप्टर है वो आपका इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 15 तक ही है, वो पूरा हटा हुआ है। इसमें बहुत सारी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा भी है जो अपन जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पहला सवाल तो ये आपका होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बुक्स के बारे में। सबसे ज्यादा बच्चों को जो है बुक्स के बारे में जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे काम की बुक अगर आपने कोई खरीदी है तो वो है आपकी एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में आप अगर हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम। अच्छा, एक ये क्वेश्चन बहुत बहुत बच्चों का रहता है कि हम नीट में हिंदी मीडियम से फॉर्म भरे कि इंग्लिश मीडियम से भरे। देखो बच्चों, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरो चाहे आप हिंदी मीडियम से फॉर्म भरो, फॉर्म पे कोई असर नहीं आने वाला है। आपको जो भाषा अच्छी लगती है आप उससे करो, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश मीडियम से भरोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे या आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भाषा अच्छी लगती है, पेपर दोनों में आता है, बाइलिंगुअल होता है पेपर, यानी कि हिंदी में भी होता है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा होता है। अब उनको कोई मतलब नहीं आप चाहे हिंदी में क्वेश्चन पेपर पढ़ के दो या इंग्लिश में पेपर। ऐसा लोगों को होता है कि हम इंग्लिश में देंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको, क्योंकि जब आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो आपकी हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगता है हिंदी मीडियम से आप भर दो ताकि आपको ऑप्शन वहां मिलने वाला है। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही आप इंग्लिश का वर्ड देख लो, आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही आप हिंदी का वर्ड देख लो, तो वो ऑप्शन आपके पास रहेगा।
तो ये तो ख्याल अपने सवाल ही बंद कर दो पूछना कि मैम हम फॉर्म कौन सी लैंग्वेज में भरे, इंग्लिश में भरे या हिंदी में भरे। हाँ, पढ़ने की बात है तो वो आप बाइलिंगुअल पढ़ा करो, जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द मैं आपको बताती हूँ, उसको ध्यान में रखा करो, क्योंकि जब आप नीट में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका ज्यादातर सिलेबस जो है वो इंग्लिश में ही है, मतलब पूरा ही सिलेबस इंग्लिश में है, तो आपको परेशानी नहीं आए, उसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के लिए बोलते हैं। बाकी एग्जाम आप किसी भी लैंग्वेज में दो, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना आपको ना किसी और को, ठीक है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में जो है आपको क्वेश्चन नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण, तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी कंबाइन तो आती नहीं है, आपको 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी खरीदनी है, और जैसा मेरा सजेशन है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी खरीदनी, ज्यादा आप फायदे में रहोगे। हालांकि इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी से अलग है, जैसे मैंने वो मालवेसी वगैरह जो बताया था वो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ओल्ड एनसीईआरटी खरीदोगे तो किसी भी नुकसान में नहीं रहोगे, क्या नहीं पढ़ना है बस वही ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी पूरे पूरे चैप्टर हटे हुए हैं तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम, एनसीईआरटी खरीदनी है और उसको पढ़नी भी है, खरीद के सजाना नहीं है जैसे मैंने यहाँ फ्रेम पे सजा रखा है। दूसरा सबसे कि आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, ठीक है। पढ़ना, देखो मेन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए होंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अभी तक की जो सबसे बेहतरीन बुक है, एक तो आती है एमटीजी की जो बुक आती है, वो फिंगरप्रिंट के नाम से भी आती है, ये यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है, तो फिंगरप्रिंट के नाम से भी आती है, ये फिंगरप्रिंट है ना, वो एमटीजी का ही है एडिशन, तो उसकी आप कोई बुक ले लो। अब इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, देखो अगर आप मुझे पूछोगे बेहतरीन परफेक्ट बुक कौन सी है, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गलती है, किसी में क्वेश्चन के आंसर में गलती है, किसी में एक्सप्लेनेशन में गलती है, किसी में एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दे रखा है, किसी में बहुत ज्यादा सिलेबस दे रखा है जो कि सिलेबस में है ही नहीं, ऐसा बहुत सारी। तो एमटीजी और एररलेस अगर सारी बुक्स में मिला के देखें तो ये ज्यादा बेटर है। एमटीजी को आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही रहेगा, और अगर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर देखना चाहते हो तो एररलेस भी अच्छी बुक है। एररलेस में भी दुनिया भर का समुद्र सिलेबस दे रखा है जो कि अब सिलेबस में है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आप न्यू एडिशन परचेस करें, न्यू एडिशन परचेस करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि पुराना एडिशन अगर आपने खरीदा है जिसमें 2020-21 का है तो उसमें सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आएगा, आपको क्वेश्चन में वो वैरायटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। न्यू एडिशन खरीदना सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बुक भी सिर्फ तब खरीदनी है जब आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो ये थोड़ी सी महंगी है, ये आपको ठीक ठाक प्राइस में मिल जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसमें ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व कर ली तो वो ज्यादा बेटर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अगर आप खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ज्यादा पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फिर तो और कोई बुक अगर हमको खरीदनी है कि मैम एमटीजी तो है, एररलेस भी है, हम जिस जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं वहां पे ये दोनों ही सॉल्व कराते हैं, उसके अलावा खुद से प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोई बुक खरीदो तो एक एमटीजी की दूसरी बुक भी आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड होती है, ये है ना। इसमें आपके 11th और 12th के दोनों के क्वेश्चन कंबाइन होते हैं, क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा पुराने आपको क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है, सिलेबस से जुड़े हुए रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बुक है, मतलब जो मैंने अभी तक देखी है। उसके अलावा मास्टर्स की जो आती है वो भी अच्छी बुक है, ये अरिहंत की है। अरिहंत की मेरे को पर्सनली थोड़ी सी बुक कम पसंद आती है, लेकिन ये वाली मेरे को ठीक लगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो है नीट की तैयारी के लिए, इसमें ये 11th की है, ऐसी 12th की भी मिलेगी। तो जैसे अगर आप अभी 11th में पढ़ रहे हैं और 11th के साथ नीट कर रहे हैं तो खाली 11th की ले लो, 12th पढ़ रहे हो 12th के साथ कर रहे हो तो खाली 12th की ले लो, और कंबाइन भी आती है इसकी। अब एक दो बुक्स और है, लेकिन वो बुक्स का प्रॉब्लम ये है कि वो अंग्रेजी माध्यम में आती है, और अंग्रेजी माध्यम में आप कितना भी टर्म्स वगैरह कर लो लेकिन क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे डॉक्टर अली की मेरे को बहुत अच्छी बुक लगती है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के अंदर आती है, तो फिर वो दिक्कत वाला काम है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करें।
तो प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि क्या हम खुद से पढ़ के, मतलब यूट्यूब चैनल हमने कोई देख रखा है, जैसे हम जनरली बच्चे क्या करते हैं 11th और 12th की जो है यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती है, बहुत सारे चैनल चलते हैं, तो वो देख लेते हैं। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद से पढ़ के बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करके ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कर रही कि हमारा ही करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन करे बिना मैं खुद से स्टडी करके नीट क्रैक कर लूंगा, बहुत ही कम चांसेस, 1% भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में क्वेश्चंस में इतनी वैरायटी है कि आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला तो भाई आपको कोई ना कोई बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा, बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा, है ना। आप सेल्फ नहीं कर सकते हो, आप सेल्फ नहीं कर सकते कि मैं खुद कर लूं, कोई यूट्यूब चैनल पे क्लासेस होती है फ्री क्लासेस, वो देख लूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लूं, कोई भी यूट्यूब चैनल पूरा नहीं करवाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारा नहीं के फंसे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी क्लास है वो देखनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब फॉर्मेलिटी करना नहीं है कि हाँ चैप्टर पढ़ाया पढ़ लिया, जो भी क्लास आप देख रहे हो उससे रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटी में पैराग्राफ है उसको पढ़ो, उसके एक एक मीनिंग को समझो, उसमें जो अर्थ दे रखा है उसको समझो, शब्द को समझो, क्योंकि वो शब्द भी क्वेश्चन में एज इट इज आता है। एनसीईआरटी में स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूं तो एनसीईआरटी की लाइन उठा के क्वेश्चन आ जाता है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना है और हाईलाइट करते जाना है उसको, जो जो आपको टफ शब्द लगता है उसको गोला लगा के ऊपर लिख दो। आपको लगता है यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे भी आपको क्लास में गाइड किया गया हो, है ना, क्लास में आपको जैसे गाइड किया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आप एनसीईआरटी में भी उन चीजों को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। ठीक है, कि ये चीजें जो है आई हुई है, ताकि जब आप उसको रिवाइज करो तो आपको हाईलाइटेड चीजें पढ़ने में आ जाए। तीसरा सबसे मैंने कि देखो पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी है, सब पढ़ रहे हैं। आपने 11th में बहुत अच्छे पढ़े, 90% से ऊपर आए आपके, 12th भी आप बहुत अच्छे से पढ़े, 95-96% आए, फिर भी आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा चीज ये है कि हम जो 11th और 12th में तैयारी करते हैं वो सब्जेक्टिव के हिसाब से करते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे ध्यान देना है। और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे तो वो सारा पढ़ा लिखा आपका बर्बाद है। जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उनको आपको करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दो चीजें आती है, एक तो आते हैं पीवाईक्यू, है ना, और एक आते हैं अदर, कि भाई उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीवाईक्यू आपको क्या करने हैं, ज्यादा खुद से अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप किसी बैच से जुड़े हो तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करा देंगे, आपको वो 35 साल पुरानी 30 साल पुरानी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, मैं बायो की बात करूं 8 से 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें भी कुछ ऊटपटांग से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन ये सफिशियंट है बायो के लिए। एनसीईआरटी बुक रीड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अच्छा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आते हैं, वो उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 8 से 10 साल पुराने अगर आप खुद से कर रहे हो, बाकी आप अगर किसी बैच से जुड़े हो तो वो अपने अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। अदर के लिए अगर आपको कोई बुक है तो आप घर पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको 2-3 बुक सजेस्ट कर दी है कि आप उसको प्रैक्टिस, लेकिन उसमें भी सिलेबस का ध्यान रखें। अब बात आती है कि ये हमको मेन चीज करनी है। अच्छा, सबसे फाइनल जो काम रहेगा वो रहेगा रिविजन, रिवीजन रहेगा, प्लस अगर आप इसका कोई टेस्ट देते हैं, कोई ये चीज करते हैं, ये आपके रिवीजन में आएगा। तो उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे आपको कोई टेस्ट सीरीज दी जाएगी या कुछ दिया जाएगा। ठीक है, हमारे बैच में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सब चीजें हम आपको करवाएंगे। तो बैच के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, एक बार और देख लो। ठीक है, बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दी हुई है, आप कॉल करके बात कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं है। एक दो चीजें और होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम किसी का बैच ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे डाउट हमारे रह जाते हैं, तो वो भी हम लोग, डाउट ग्रुप भी है हमारे पास कुछ कुछ के लिए, तो आप लोग जो
डाउट ग्रुप के लिए भी उसको कर सकते हैं। अब मेन चीज ये होती है कि हम कैसे करें। जैसे जो 11th वाले बच्चे हैं वो अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या क्या किस हिसाब से फॉलो करना चाहिए, और जो नीट ड्रॉपर है उनको कैसे करना चाहिए। तो देखो, नीट ड्रॉपर का तो अब एक ही मात्र काम है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने जिस दिन सोचा है कि मेरे को नीट करनी है तो आप 11th से ही उसकी तैयारी शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मैं 12th में आऊंगा फिर तैयारी शुरू करूंगा, 12th के बाद तैयारी शुरू करूंगा। ये आप अपना टाइम वेस्ट करो। जितनी भी हो पाए, अगर आप 11th में हो तो 11th के साथ ही तैयारी शुरू कर दो। जितनी भी आपसे, जरूरी नहीं है आप सारा कर पाओ, है ना। जैसे हमने 11th प्लस नीट का बैच इसीलिए लॉन्च किया है। 11th के साथ आप नीट की जितनी भी आपसे प्रिपरेशन हो पाए, जितना भी आपको समय मिल पाए, आप कर लो। ये सबसे बेस्ट है। फिर आप जब 12th में आओगे तो 12th के साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे हमारे जो बैच है, मेरा जो बैच डला हुआ है बायो का, उसमें 11th के अंदर चैप्टर वाइज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं। नॉर्मल 11th के बैच में भी, नीट की बात नहीं कर रही हूं तो भी, और 12th में भी सेम ऐसा ही किया हुआ है हमने। तो आप चैप्टर वाइज उसको कर सकते हो, है ना, कि आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है, उसमें नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है 11th के साथ चैप्टर वाइज, तो वो कर लिए। 12th में है तो 12th के साथ वो कर लिया। ये सबसे बेस्ट है। भले 10-20% जितनी भी तैयारी हो, करते रहना है आपको, ठीक है। तो 11th वाले या 12th के साथ जो नीट कर रहे हैं, पढ़ते वक्त कर रहे हैं, उनका यही है कि आज जो टॉपिक पढ़ा उसके नोट्स बना लिए, ये कर लिया, शॉर्ट नोट बना लिए, और उससे जुड़े हुए जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह पे अगर नहीं ध्यान दे तो कम से कम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो कर ले, ठीक है। जितना भी समय, अब समय आपको देना पड़ेगा, घंटे 24 ही है, उसको खींच के मैं 36 नहीं कर सकती हूँ, तो वो आपको समय निकालना पड़ेगा, आपकी थोड़ी सी नींद खराब करनी पड़ेगी, ये बात पक्की है। ये आप नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये वो फलाना, ट्यूशन जाता हूँ, ऑफलाइन, वो सब चलता रहेगा। हर साल बच्चे आते हैं, हर साल बच्चों के साथ ही रहता है। अगर आपने 3-4 साल अपने किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे दिए तो बाद में आराम है। ये भी आप सोचो, फिर नींद निकाल दे रहे ना, एक बार अगर सेट हो गए तो फिर कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर बैच है आपका, अगर आपने 12th के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप कर रहा हूं, 12th के बाद अगर आप जा रहे हो, तो देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी हुई है तो वो आपको फायदा देगी। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 11th के साथ नीट कर लो या 12th के साथ नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, तो आपको फायदा देगी। लेकिन अगर आप प्रेशर भी हो कि हमने तो 11th भी नहीं पढ़ी, हमने तो 12th भी आधी अधूरी पास होने जितनी पढ़ी है, तो भी आप अगर तो आपको फिर बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फिर आपके पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं। सेल्फ स्टडी के बारे में तो सोचना भी मत कि हमें खुद ही पढ़ लूंगा। सेल्फ स्टडी तो आपको इसके बाद भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 12th के बाद अगर जैसे आप ड्रॉपर्स बैच है तो आपके पास भाई आपका एक टाइम टेबल बना लो कि जो भी क्लास हो रही है, क्लास में अगर गैप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर साथ में आप लोग देख लेना कि बायो की क्लास हुई, बायो में जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक को पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट बना लिए। कोशिश करें कि शॉर्ट नोट बनाए, ज्यादा डिटेल वाले नोट्स पे फोकस नहीं करें। जितना शॉर्ट रहोगे उतना सही रहेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट बना लिए और उस टॉपिक की एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, उस पर हाईलाइट कर लिया, उस पर कर लिया। फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास में करवाए वो तो करवाइए। अगर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, जो भी मेरी क्लास होती है उसके बाद डीपीपी प्रोवाइड करवाती हूँ, तो डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट की कर ली, फिर तीसरे सब्जेक्ट की कर ली। फिर एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि टाइम रह गया है तो पुराना 2-3 दिन पहले जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आप मिस कर गए हो या आपको लग रहा है मैं भूल गया हूं, उसको रिवाइज कर लो। देखो, रिवीजन पुराने का भी करते रहना है, ये आपको करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं नया से नया पढ़ता जा रहे हैं, 100% करते जा रहे हैं, पीछे वाला भूलते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। उसके लिए भी टाइम चाहिएगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंगली बनाओगे तो ज्यादा सही है। मैं बोल दूं आप 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे में आपने सिर्फ बायो ही पढ़ी, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी नहीं, तो क्या ही मतलब है। पढ़ना मतलब आप अपने अकॉर्डिंग निकालो, जब आपका माइंड अच्छे से फ्रेश होता हो। जैसे जनरली बोलते हैं कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, तो अपनी तो बायो की क्लास वैसे भी सुबह 10 बजे होती है, ठीक है। तो ये आज की अपनी सारी जानकारी थी। आप सभी बच्चे जो हैं अगर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, करना चाहते हैं कुछ सोच विचार करके, तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लो। 11th के और 12th के साथ अगर आप नीट पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ड्रॉपर्स वाले तो फिर हैं ही, उनके लिए ये सारी प्रिपरेशन है। आपको अगर बैच ज्वाइन किया हुआ है आपने हमारा, तो आपको इनमें से तो कोई बुक खरीदने की मेरे को नहीं लगता है जरूरत है, एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी। इनमें से तो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इनमें से भी करवाएंगे, लेकिन खुद की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बात अलग है। बाकी नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, ये सब तो हम आपको वैसे ही बहुत सारे दे देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज की
क्लास अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मेरे हिसाब से काफी सिलेबस वगैरह में आपको क्लियरिटी मिली होगी। और भी अगर आप बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कॉल कर लें ऑफिस पे, आपको वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। मिलते हैं, बाय।